हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज मैं आपका 2022 का पीजीटी हिंदी का पेपर हल करवा रही हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ पीजीटी वाले ही हल करेंगे, इसे टीजीटी वाले भी हल कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी आपका जो पाठ्यक्रम है सेम मिलता जुलता है, तो इसे सब करेंगे। टीजीटी वाले भी करेंगे, पीजीटी वाले भी हल करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पेड वाले बच्चों को ही मिल रही है। और इसका प्राइस क्या है, जैसे दिवाली ऑफर है तो मैं गांव से ली गई थी, तो अब इसका प्राइस 899 रुपये ले सकते हो। 3 दिन के लिए इसका प्राइस रहेगा, फिर इसका मैं बढ़ा दूंगी। तो टीजीटी है या पीजीटी है, कॉम्बो रूप में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नियमित तैयारी चाहते हैं तो इस पे 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपने क्या है पाठ्यक्रम पर पकड़ बना सकते हैं। तो पहला इसका एक भाग मैंने डाल दिया है, ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले भी एक पेपर मैंने और डाल दिया है। तो क्रमबद्ध तरीके से आपको प्लेलिस्ट में सारे क्या है ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, उसे ज़रूर हल करें। घर की याद कविता में कवि का संदेश वाहक क्या है, तो ये पीजीटी के एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा ए आ जाएगा इसका। ध्यान से, ये सिर्फ पीजीटी वालों के लिए ये प्रश्न है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से विकल्प सम्मिलित नहीं है, इसे चुनिए। थोड़ा सा धुंधली आई हुई है पीडीएफ, लेकिन ये मेरे फ़ोन में हो सकती है। जब मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगी तो आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी धुंधली है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। थोड़ी मैं क्वालिटी बढ़ाकर भी आप इसे देख सकते हैं। चिरजीव जुरे जुरे क्यों सने गंभीर को घटी वर्ष मानो वे हलदर के वीर, ये है। पहले तो ये देखना है, इसमें नहीं का चयन करना है। जो एस्टेट का है, 1 मिनट के लिए भी गली में कुछ बिकने वाला आ गया है, बेचने वाला, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। तो देखिए, चिरजीव जोर जुरे क्यों सने गंभीर घटी ए भाषा वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें देखना है कौन सा अलंकार। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर चुके हैं वो मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लें, ताकि आप अपनी तैयारी का खुद मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने 126 से शुरुआत की है और मैं आपको 150 तक प्रश्न करवाऊंगी। इनमें से आप मुझे बताओगे कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। खुले फल के सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधु बाल, ये लक्षणा सब शक्ति है। सब शक्तियों के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। इसमें ये जो आपकी दो नंबर पर वो दी गई है, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नैन करु सोम उर्धाम सदा श्री चार नैन, ये माधुरी गुण है। ये माधुरी गुण क्या होता है, ओज गुण क्या होता है, तो ये भी एक बार आप समझ लेंगे। थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो माधुरी जिसमें क्या है, एक मिठास के वाक्य होते हैं। मिठास के मतलब इसमें क्या है, जैसे प्रेम भरे वाक्य होते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका के हैं, पति पत्नी के, तो इसमें मिठास ओज होते हैं जिसमें वीरता भरे। जैसे सैनिक है, युद्ध भूमि में युद्ध करता है, या कोई सैनिक है, जैसे कोई राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते तो ओज भरे बोलते थे। ये ललकार भरे, तो ये शत्रु को जो ललकार दिए जाते हैं वो वाक्य होते हैं। इसमें चिक्री दिग डोल मही लोल सरोवर घरे मन हरक बरगंदर सुर मुनि नाही किरदर दुख हरे ट्रे। तो इसमें क्या है, जैसे ऋषि हों, मुनियों का और राक्षसों का जो युद्ध हुआ था, देवताओं का जो युद्ध हुआ था, उसमें इस एक दूसरे की ललकार भरी थी। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें ओज गुण है, यानी ओज वीरता भरे वाक्य बोलते थे, वीरता भरे शब्द होते थे। तो इसमें तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ हमने देखना है नहीं वाला, तो नहीं का मैं उत्तर बता रही हूँ, आपका रहेगा ये ए, इसका उत्तर रहेगा। क्यों रहेगा, देखो, अभंग सलेस वो होता है जिन शब्दों को बिना तोड़े अर्थ निकले। अभंग, देखो इसको क्या है, किसी भी अगर मान लीजिए किसी की आपको परिभाषा नहीं आ रही है, एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, तो आप उन शब्दों को तोड़कर देख लेंगे,
ठीक है। जो अभ्यर्थी मेहनत कम करते हैं लेकिन वो क्या स्मार्ट स्टडी, यानी उनको पता होता है कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो जब मैं, जो मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी मुझे जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, कोई भी शब्द है उसे तोड़कर आप एक बार देख लें तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 50% प्रश्न आपका वहीं ठीक हो जाता है। तो यह अभंग को मैं तोड़कर दिखा रही हूँ आपको, ए प्लस में भंग, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस ए का, जब किसी भी शब्द के आगे ए प्रत्यय, माफ कीजिए, किसी भी शब्द के आगे ए उपसर्ग लग जाता है तो वो क्या नकारात्मक में चला जाता है। भंग मतलब होता है विभाजित करना या तोड़ना, और मैंने इसके आगे ए लगा दिया, मैंने नहीं लगाया, लगा हुआ है, मतलब ए उपसर्ग लग गया तो मतलब कि ए भंग, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है ना, जिसको बिना तोड़े अर्थ निकले वो क्या होता है, सलेस अलंकार होता है। तो इसका देखो बच्चों, इसका उत्तर ए ही सही हो जाएगा, 127 का ए सही रहेगा। और ये अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, माधुरी गुण, ये आपको गहराई से पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जितने प्रश्न आते जाएंगे मैं इनको हल करती जाऊंगी, और आप, वैसे तो मैं 50% कोशिश करूंगी यहीं आपके हल हो जाए, कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हम 128 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है? जो आपको एस्टेट फंसाता है वो भाषा से ही फंसाता है, ठीक है। अगर आपने एस्टेट की भाषा समझ ली तो आपको एस्टेट पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो, एस्टेट का पेपर आसान होता है, लेकिन हम क्या जल्दबाजी में उत्तर लगाते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाकर, थोड़ा सा समय लगेगा, और अगर आप इसकी भाषा समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको एस्टेट पास करने से नहीं रोक सकती। तो ये टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, पीजीटी के लिए भी है। मरगावती कुतुबन बिल्कुल ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। और इसमें जो अलग अलग प्रतीक, जैसे पद्मावती किसका प्रतीक है, हीरामन तोता किसका प्रतीक है, नागमणि जो सांसारिक है, ये सारे, रतन सेन किसका मन का प्रतीक है, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। मधुमालती मंजन है। आखिरी कलाम, ये यही गलत है इसका, डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आएगा जायसी, यानी मलिक मोहम्मद। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसका है? आखिरी कलाम देखो जायसी। मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ आपको याद करने की। देखो, आखिरी कलाम, हम जब कहीं जाते हैं तो क्या है, हम ऐसे कलाम करते हैं, यानी मिलते हैं, जो मुस्लिम भाषा में बोला जाता है कलाम करना, यानी मिलना, आखिरी बार मिलना। तो इनकी परिभाषा ये जो रही है, ये मुस्लिम परिभाषा रही है, यानी मुस्लिम इनकी भाषा रही है। जैसे फारसी के शब्द इसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये क्या, आखिरी कलाम, आखिरी बार मिलना, और फिर क्या, जाना, तो जायसी, ठीक है। तो उसका रहेगा डी, उत्तर सही रहेगा। 129वां। अगली बार मैं कोशिश करूंगी, आपकी पीडीएफ में थोड़ी धुंधली है, लेकिन मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दे रही होगी, थोड़ा धुंधलापन जरूर है, लेकिन अगली जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी, मैं कोशिश करूंगी। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक मेवा है। नमक कहानी के आधार पर बताइए कि निम्न में से ये मेवा किसे कहा गया है? संतरा को, माल्टा को, किन्नू को, नींबू को। तो देखिए, ये पीजीटी के लिए है, तो मैं इसे जल्दी से हल कर देती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। तो किसे कहा गया? किन्नू को। ये आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि टीजीटी वाले अभ्यर्थी इसमें बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगी इनमें। आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। तो यहाँ असंगत का मतलब होता है गलत, तो गलत देखना है, बाकी 3 ठीक होंगे, एक ये गलत रहेगा। साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति विदेवादी पद्धति है, जिनके दर्शन बेन तेन महोदय हैं। हिंदी के विदेवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गिरशन है। उक्त कथन ही रामचंद्र शुक्ल का है। 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध है, जिसमें लक्ष्मीकरा है, मणिभद्रपा है, कनक लपा है। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत है। तो इसमें आप उत्तर लगा लेंगे। अब क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगी, तो इसका रहेगा आपका बी, गलत रहेगा, ये इसका रहेगा बी। देखिए, अब मैं इसको हल करके बताती हूँ। साहित्य लेखन की दृष्टि से सर्वोत्तम पद्धति जो है विदेवादी पद्धति को ही माना गया है, लेकिन पाश्चात्य अगर विद्वानों में तो बेन तेन महोदय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय, या जो भारतीय हमारा काव्य शास्त्र है उसमें किसे, तो ये रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल। वैसे तो इसके 3 महोदय हैं, अगर पाश्चात्य के पूछे जाए तो 3 महोदय, लेकिन हमारे देश भारत के रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी के विदेवादी साहित्य आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गिरियसन है। तो इसका उत्तर आएगा नलिन विलोचन शर्मा।
किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। तो इसका गिरीशन नहीं बल्कि क्या है? नलिन विलोचन शर्मा आएंगे। ठीक है। 84 सिद्धों में ये 3 है महिलाएं रही हैं आपकी, लक्ष्मी कराबी है, मणि भद्रपा भी है, कनक लपा भी, ये तीनों याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैं आपको सचेत करते हुए चलूंगी कि ये आया हुआ प्रश्न है। सिद्धों का प्रधान केंद्र जो श्री पर्वत है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 131वां भक्ति काल के में भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन है। असत्य का मतलब मैं बार बार ये सभी जानते हैं, आप गलत को सिलेक्ट करना है, गलत का चयन करना है, बाकी 3 इसमें सही होंगे, 1 इसमें गलत मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीखे, बनिक को बनके ने, चाकर को चाकरी। पंक्तियों में सर्जक तुलसीदास जी हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्ण जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। कथन रामचंद्र शुक्ल सूरदास के संदर्भ में कहा है। तो इसमें आप देखेंगे, वापसी और पढ़ लेते हैं। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, उक्त संत कबीर के संबंध में है। ज्ञानाश्रय निगुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। तो 131 का आपका इनमें से तो नहीं है, यहाँ देखेंगे हम 131 का रहेगा आपका बी है, यही क्या है इसमें गलत है, बाकी ठीक है। खेती ने किसान को, भिखारी को न बिकी, तुलसीदास की है। ठीक है। 1455 गए चंद्रवर एक ठाठ गए, ये कबीर के संबंध में है। ज्ञान से निर्गुण के दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब जिसके समान दूसरा न हो, और इसके मुख्य जो आचार्य शंकराचार्य है, मतलब अद्वैतवाद जिसके समान दूसरा ना हो, एक ईश्वर को मानने वाले। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति, प्रेम पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान हैं। डॉक्टर नगेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, नलिन विलोचन शर्मा है। तो 132 का रहेगा इसका रामचंद्र शुक्ल है। और ये कथन इतने बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी है या पीजीटी है, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप ये प्रश्न गलत कर दोगे तो मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं आपको सचेत करती हुई चलूंगी कि ये प्रश्न बार बार पूछा गया और पूछे जाने की आगे भी संभावना है। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा करे, आंखों से सच्चे मोती की तरह अनघट आंसू निकल आए। ये इबादत के लिए किसके द्वारा किए गए हैं, किसने कहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद सारास हुसैन खां, उस्ताद अली बख्श, उस्ताद पैगंबर बख्श का। तो 133 का आपका उत्तर रहेगा ये ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ये एक कथन कहे हैं। कथनों को कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये याद करने पड़ते हैं। 2-3 बार आप इसे सुन लेना, याद हो जाएगा। देखिए मैं अपनी क्लास में बोलती हूँ आपको कि स्पेशल क्लास अगर नहीं ले पाते हो आप तो काम करते, जैसे खाना बनाते बनाते सुन लिया करो ना, तो भी बहुत सा फायदा होता है। अगर मैं 10 क्वेश्चन करवाती हूँ तो 4 से 5 आपको याद आराम से हो जाते हैं। नीलो नीलोफेरी उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसका भीष्म साहनी है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास के रचयिता भीष्म साहनी है। हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत बोलियां आती हैं जो थोड़े से स्थानीय और परिवर्तनों के साथ बनारस संपर्कित तथा विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जनसमूह द्वारा व्यतीत किए। ये कथन किसका है? तो 135 का है लॉर्ड हेमहर्स्ट। लॉर्ड हेमहर्स्ट का ये कथन है। हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती हैं जो थोड़ी सी स्थानीय वेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार समर्पित विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जन समूह द्वारा व्यथित होती है। ये कथन है लॉर्ड हेमहर्स्ट का है। 2-3 बार इसे पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्योंकि अभी एक प्रश्न पर लंबा समय नहीं खींचूंगी। असंगत कथन देखिए, गलत का चयन करना है, 3 सही होंगे, गलत होगा। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राज रुद्रशाह ने दी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवियों के इस कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सच्ची ब्रजभाषा में लिखित काव्य ग्रंथ है। तो 136 का आपने उत्तर लगा लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका रहेगा बी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने ही दी थी, और ये याद कर लेंगे, बार बार पूछा जाता है। भूषण की उपाधि किसने दी? सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी।
कठिन काव्य का प्रेत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा था, बल्कि किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसे कहा था? केशवदास को। अगर आपसे पूछा जाए कठिन गद्य का प्रेत तो आगे आएंगे, और ये भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इसका आप अंतर जान लेंगे कि कठिन गद्य का प्रेत कौन है, आगे हैं। कठिन पद्य का प्रेत कौन है, तो ये केशवदास है। डारी के पन्ने नामक डारी अंश में लेखक ने किट्टी का संबोधन किसे दिया? तो ये डारी के पन्ने आपके एनसीईआरटी में है, जैसे वितान भाग है, वितान भाग 2 उनमें से। तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसमें आप तुरंत उत्तर मैं बता देती हूँ। गुड़िया को कहा है किट्टी, ठीक है, ये टीजीटी वालों के लिए नहीं है। उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत विकल्प का असंगत देखना, मतलब गलत का चयन करना है। उर अंकुरित गरव तरु भारी रूप अलंकार है। कोमल कुसुम समान देह आ हुई तृप्त अंगार में उपमा अलंकार है। वसन देव ब्रज में हम वसन देव वज्रा श्लेष अलंकार है। मुनि तापस जिन दुख लई भावना अलंकार है। तो देखो बच्चों, इसमें से आपको 3 सही मिलेंगे, 1 गलत होगा, इसका आप चयन कर लेंगे। तो देखो, ज़्यादातर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, ये योजक चिन्ह आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसमें योजक चिन्ह ज़्यादातर होते हैं, उसमें रूपक अलंकार होता है। तो ये में हर जगह बात स्टिक नहीं बैठती है। तो इसमें होता मतलब कि ये बात होता है जिसमें उपमेय और उपमान में अभेद हो जाता है। मेन बात तो ये है। लेकिन आप अब पहली बार तैयारी करते हो तो आपको ये क्या उपमेय बोल रही है मैम, क्या उपमान, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ी सी कि 90% ये बात सटीक बैठती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लग सकते हो निशान। उपमा अलंकार में सा सी समान से ऐसे शब्द मिलते हैं। देखो, समान आ गया है, सा है, सी है, सरिस है। तो इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। वसन ब्रे श्लेष अलंकार होता है, जिसमें क्या है, एक शब्द के 2-3 अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द के साथ 2-3 अर्थ होंगे। विभावना में होता है जिसमें बिना कारण के कार्य किया जाता है। तो 138 का उत्तर आपने लगा लिया होगा, इसका रहेगा आपका सी। तो ये क्या है, गलत है, बाकी क्या है, सही है। तो क्यों हुआ, देखो, इसमें तो हमने योजक चिन्ह के द्वारा रूपक अलंकार लगा लिया, फिर हमने समान में ये उपमा अलंकार लगा लिया। विभा मुनि तापस जिन दुखी लई जिस नरेश बिनु पावक। देखो, बिनु जैसे शब्द हो, जैसे बिनु, बिनु पद सुने बिनु काना, चले बिनु काना, माफ कीजिए। तो देखो, बिनु जैसे शब्द होंगे वह विभावना अलंकार होता है, जिसमें बिना कारण के ही कार्य किया जाता है, ठीक है। जैसे आप बिना मेहनत के पास हो जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ, एचटेट पास कर लो, तो इसी तरह के आप कहोगे बिना मेहनत के तो नहीं बन सकते। मैं ये मजाक कर रही हूँ मैंने ये की, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैं आपको ये इसके द्वारा ही आपको समझाती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो मैं एक शब्द बोलती हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि आपको क्या है, आपको लंबे समय तक याद करवाना है। नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से असंगत विकल्प देखना है। तो असंगत मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो आपकी एस्टेट की भाषा है, अगर उसने आपने भाषा में पकड़ बना ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको एस्टेट पास करने से नहीं रोक सकती है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो भाषा को देखकर ही डर जाते हैं, लैंग्वेज। लेकिन अगर आप धैर्य बनाकर जितने भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, अब अगर आप सारे हल करोगे तो मैं कहती हूँ आपको 50% फायदा तो इन पेपरों से ही हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैं ये बताऊँगी कि कौन सा कंटेंट आपको अंतिम समय में पढ़ना है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन अंधेर नगरी, चंद्रावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर हैं, शारदिया राजश्री जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो 139 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये किसके हैं तो फिर आप मुझे बताओगे। राजश्री की किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। और ये प्रथम ऐतिहासिक क्या है, नाटक है, प्रथम ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसमें इतिहास से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे राजा महाराजा की घटनाएं होती हैं, तो ये होती हैं। अंधेर नगरी, चंद्रावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद की है, डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की हैं। तो ये सारे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन आप हल करोगे तो एक अच्छा पेपर आपका हल करने का बन जाता है, ठीक है।
कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाद्वैतवाद, रुद्र विष्णु है, विशुद्धाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, सनकादि निम्बराक, ऐचिन्त्य भेदाभेदवाद। तो इसमें आप देखेंगे 140 का 140 का उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगी, सनकादि निम्बराकाचार्य। तो देखो भाई, ये आप कहोगे मैम सनकादि निम्बराकाचार्य का है, लेकिन गलती कहाँ हुई है? तो इसमें गलती यहाँ हो गई है ब्रह्माद्वैतवाद। ब्रह्मा, ये आप बहुत बार पूछे, जितने भी वाद हैं सारे प्रश्न में आते ही आते हैं, ये सारे वाद पेपर में पूछे जाते हैं, तो याद कर लेंगे। रुद्र विष्णु शुद्ध बिल्कुल सही है। रामानुजा, श्री संप्रदाय, देखो ये तो बिल्कुल आसान है। श्री राम, श्री जैसे श्री राम बोलते हैं आप, जय श्री राम, तो ये हो गया श्री राम। राम विशिष्ट, राम कैसे थे? विशिष्ट थे भाई, बड़े ज्ञानी थे, और क्या संस्कारों वाले थे, और समाज की जो मान मर्यादा का पालन करने वाले तो विशिष्ट थे। रुद्र विष्णु, रुद्र मतलब कि जैसे गुस्से वाला जो रूप धारण करते उसे विष्णु आता था। सुधरे विष्णु हमारे। ब्रह्मा, देखो ये भी छोटा अक्षर है, ये द्वैतवाद मतलब जिसके समान दूसरा न हो अपने आप में। द्वैतवाद मतलब दूसरा, जैसे इसका मतलब कि जैसे आत्मा परमात्मा होती है ना, जैसे एक आत्मा हो गई परमात्मा, तो ये एक्सप्लेन करोगी तब आपको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अपू के 2.5 साल किस विधा की रचना है? 141 का रहेगा सी, संस्मरण है। संस्मरण क्या चीज़ होती है? संस्मरण वो होती है जैसे मान लीजिए आप किसी पिछली बातों को याद करके, पिछली घटनाओं को आप याद करके अगर वो करते हो, लिखते हो, तो वो संस्मरण हो जाता है। जो अतीत यात्रा वृत्तांत, जैसे आप कहीं यात्रा पर गए तो अपने संपूर्ण घटनाएं यात्रा पर लिखी। हम जैसे माले पे गए तो हमने बर्फ देखी, हम वहाँ पहुँचे, तो ये यात्रा का वर्णन। डायरी वो होती है जिसमें आप प्रतिदिन की घटनाएं लिखते हो, प्रतिदिन जो भी आपकी होती हैं। रिपोर्टाज का आप देखो, मैं, हाँ 1 मिनट, आप तो मुझे याद ही नहीं दिलाते हो। देखो मैंने आपको संज्ञा है ना, संज्ञा मैंने करवा दिया आपको, होमवर्क में दिया मैंने, सर्वनाम आपको होमवर्क दिया है। तो आज का होमवर्क है आपका विशेषण याद करोगे, कल आपको विशेषण याद करके आना है। इसके अलावा रिपोर्टाज का आपको अर्थ बताना है। ये है, मैं एक क्वेश्चन और दूंगी डेली, आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। रघुवीर शाह की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, चक्रव्यूह, भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में, 142 का रहेगा आपका बी, चक्रव्यूह। रघुवीर शाह की रचना नहीं है, चक्रव्यूह नहीं है। बाकी आत्महत्या के विरुद्ध भी है, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, देखो आत्महत्या के विरुद्ध। जो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी, देखो जैसे वीर लोग होते हैं भाई, वो आत्महत्या के विरुद्ध होते हैं, वो आत्महत्या नहीं करते हैं भाई, वो दुखों का सुखों का संघर्ष करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो लोग भूल गए। लेकिन जो वीर लोग होते हैं समय के साथ लोग उन्हें भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी, जैसे कोई अवार्ड मिला है, जैसे अभी अब कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें बहुत से लोग शहीद हुए थे, लेकिन आगे और शहीद हो जाते हैं तो फिर पिछलों को भूल जाते हैं। ये क्या, लोगों की एक परंपरा है, एक रीति है। जैसे कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन एक समय के बाद लोग उसे भूल ही जाते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, अब सीढ़ियों पे धूप में कौन कष्ट करेगा? जो वीर होंगे, जो संघर्ष करने जानते होंगे, वो सीढ़ियों पे धूप में तपेगा। बाकी जो कायर लोग होते हैं वो तो किसी में संघर्ष करते नहीं है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेंगे। 143 का आपका रहेगा सी, लहरों के राजहंस है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण गौतम बुद्ध बनाता है। तो लहरों के राजहंस से लिया गया है, और ये कोटेशन बार बार पूछी गई है, चाहे वो टीजीटी के अभ्यर्थी या पीजीटी के, दोनों ही से याद कर लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज गार्डे का साथी क्यों कहा है? कूटज किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पहले तो आप ये याद रखेंगे, कूटज किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कूटज विपत्ति काल में काम आता है। कूटज के पुष्प निर्धनों के कमल समान होते हैं। कूटज रोगनाशक है। कूटज एक बहुउपयोगी पेड़ है। तो 44 का आपका उत्तर रहेगा ए, ये कूटज विपत्ति काल में काम आता है। तो ये क्या है, इसमें कूटज को गार्डे का साथी कहा गया है। देखो अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आ रहा था तो भी आप सही कर सकते हैं। गार्डे का साथी कौन होता है? देखो अगर सच में कोई आपका साथी है तो आपने महसूस किया होगा, तो आपके दुख सुख में काम आएगा, चाहे वो सुख में आपके घर ना आए,
आप उसे बुलाए ना आए, लेकिन अगर दुख में आपने नहीं भी बुलाया और उसे पता चल गया कि आप दुख में हो, तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, बिना बताए ही आपकी मदद करेगा। तो ये गाड़े का साथी कौन होता है? जो विपत्ति काल में काम आता है। तो ऐसे इसका ऑप्शन नंबर ए लगा लोगे। पत्रिका एवं संवादक की दृष्टि से असंगत देखना, भाई किस किस की पत्रिका है, और 4 आपको इसका मिलान सही मिलेगा, 1 इसमें गलत मिलेगा। सरस्वती है, सुदर्शन है, समालोचक है, ईश्वर प्रसाद है, इंदु है, अंबिका प्रसाद है। तो 145 का आपका रहेगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। समालोचक किसमें है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसमें ये इसका गलत हो जाएगा। और बाकी है ईश्वरी प्रसाद नहीं का, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया गया। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे थे, और 1900 से लेकर 1900 चिंतामणि घोष, ठीक है। और सुदर्शन देवकीनंद खत्री बिल्कुल सही है। इंदु अंबिका प्रसाद द्विवेदी की ये भी बिल्कुल सही है। इसका रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी से, इसका गलत है। नंगातलाई गांव का रचना क्या है? तो 146 का आपका रहेगा, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है। नंगातलाई गांव की रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है। तो आत्मकथाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल रासों के साहित्य की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, सत्य नहीं है? तो देखो 147 का आपका रहेगा श्रृंगार एवं वीर चित्रण रासो साहित्य महत्वपूर्ण विशेषता। बिल्कुल, अभी रासो साहित्य में क्या है? श्रृंगार भी आया है, वीरता का भी भाव भरा है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसमें पूरा वीरता। विशल देव रासो है, उसमें श्रृंगार है। जिसमें 12 प्रमाणिक, जैसे 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और इन 12 रचनाओं में कहीं आपको श्रृंगार रस मिलेगा, कहीं आपको वीर रस मिलेगा। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम सुंदर चित्रण किया गया है। राज साहित्य में शौर्य विलासिता का स्वभाव जीवन चित्रण हुआ है। युद्धों का सजीव चित्रांकन एवं अन्यतम उपलब्धि। 147 का आपका रहेगा 20 बी रहेगा। इसमें राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है, तो बी इसका रहेगा, गलत होगा, और बाकी सारे सही हैं। 148 का देखेंगे आप। इन इतिहास ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमिलित करना है। इन साहित्य का आदिकाल है, इसका आलोचनात्मक इतिहास है। नवरत्न हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। तो देखो 148 का आप मिला लेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल है, किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जो 1938 में लिखा गया था। कई बार इसका सन भी पूछा गया है, और इसमें भक्ति काल तक का ही वर्णन है। आलोचनात्मक इतिहास में भक्ति काल तक का ही वर्णन है, 1938 में से। फिर है हिंदी साहित्य का नवरत्न मिश्र बंधु। अब देखो नवरत्न कौन होंगे? रत्न मिश्र बंधु, जो मिलकर चलते हैं, जो भाई मिलकर चलते हैं, वो एक नवरत्न के समान होते हैं, रत्न के समान होते हैं। जिसमें क्या है? गणेश, श्याम, सुखदेव, इनके नाम पूछे जाते हैं। गणेश, श्याम, सुखदेव ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, और ये मिलकर ही रचनाएं लिखते थे। और हिंदी नवरत्न कब की रचना, कब लिखी गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। देखो किसी को भी आप सुमन देते हो तो आधा नहीं दोगे, पूरा दोगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। तो इस प्रकार इसका मिलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 149वां देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम निरंतर क्लास आपको मिलती रहेंगी टीजीटी की और पीजीटी की। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में सुमिलित नहीं है, तो देखना बाकी 3 नामकरण सही है, 1 गलत होगा। सिद्ध सामंत खान, राहुल संस्कृत्याल, बिल्कुल ठीक है। आदिकाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था आदिकाल, ये इसका गलत हो जाएगा, ये गलत है, बी। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा था? वीर गाथा काल। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ से भी टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद कर लेंगे, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, एक बार रिविजन कर लेती हूँ। सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृत्याल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं।
150वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, अगर आपको एस्टेट टीजीटी पीजीटी की पीडीएफ लेनी है मात्र 899 रुपये में, और ये 899 में आपकी पीजीटी की भी तैयारी हो जाएगी, टीजीटी आल टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो जाएगी, कोई फिर आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इमारस, एनवीएस, लीडर प्लस भी, एस्टेट, एचपीएससी स्क्रीनिंग की भी मात्र जितने भी आल टीजीटी पीजीटी के मात्र 899 रुपये की आपको पीडीएफ मिल रही है। प्रेमचंद के में विधवा विषम के चित्रण उनके यहाँ का, यानी विधवाओं का किसमें चित्रण हुआ है, तो 150 का रहेगा आपका बी प्रतिज्ञा में। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए वैसे तो, लेकिन उसके सारे ऑप्शन क्लियर भी करवाए हैं। तो ये मैं कहती हूँ, अगर आपको एस्टेट की पीडीएफ चाहिए, टीजीटी है चाहे पीजीटी है, चाहे आपका इमारस है, एनवीएस है, डीएसएसबी है, या आपका एचपीएससी स्क्रीनिंग, कहने का आपका ये है आल टीजीटी पीजीटी, जब तक आपका चयन नहीं हो जाता आल टीजीटी मात्र और मात्र 899 रुपये में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मौका बार बार नहीं मिलता है, टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपका एस्टेट निकल जाता है तो टीजीटी में आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, और इसलिए क्रमबद्ध तैयारी करने के लिए आप मेरे से 90 68 68 49 54 पर संदेश भेज सकते हैं। 49 54 पर संदेश भेजकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये पीडीएफ पेड वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने पीडीएफ ले रखी है। बाकी आपको एस्टेट के और टीजीटी पीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो 7वीं यूनिट की हमारी 2 कहानियाँ बची हैं, वो भी मैं आज या कल में करवा दूँगी। फिर हम अगली यूनिट शुरू करेंगे 8वीं, उपन्यास, नाटक, निबंध सारे ही करवाऊँगी। उसके भी आपको मात्र 999 रुपये, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की तैयारी कर रहे हो, मात्र 999 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये दिवाली ऑफर मैंने 2-3 दिन के लिए और रख दिया है, क्योंकि मैं गांव से चली गई थी तो 2-3 दिन आपका संपर्क नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।